हाय बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्लास 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर उसमें भी शामिल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है करने को। तो बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन में सबसे ज़्यादा डाउट इसी चैप्टर में है। सो स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करेंगे हम लोग, डिराइव नहीं करने वाले। बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं, उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो आज मैं आपको फार्मूला की लिस्टिंग दूंगा, वापस उस फार्मूले को समझाऊंगा कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। देखते हैं बच्चों, हमारे पास सबसे पहला चीज़ जो इसमें आता है, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जो हम लोगों ने क्लास में समझाया भी था, डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग वायर कोई होगा, कंडक्टर होगा, तो अपने चारों ओर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग वायर डालेंगे तो उसमें फोर्स भी लगेगा, या कोई चार्ज पार्टिकल भी आ गया तो भी फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स हमें पढ़ना है। दो तरीके के मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो वायर पे लगता है जिसमें कि ऑलरेडी करंट हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप लिख लो बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट-सवार्ट्स लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया था कि कोई भी वायर में अगर करंट होगा तो उससे कुछ दूरी पे, उसके कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इन्होंने दिया था। सपोज हमारे पास कोई वायर है और हमने एक छोटा सा लेंथ dl ले लिया इस वायर का। करंट ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे जा रहा है, और किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको देखना है, और ये हमारे पास एंगल थीटा है। सबसे पहला चीज इस फॉर्मूले को किया जाता है चैप्टर में, सबसे पहला फॉर्मूला यही मिलता है। इसी के बेसिस पे उसमें डेरिवेशंस भी दिए गए हैं बुक्स में। तो ये हमारे पास है। तो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बन रहा है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, करंट r और थीटा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है। बायोट-सवार्ट्स लॉ ने बताया था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट इन दिस वायर। करंट अगर ज़्यादा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा वो भी ज़्यादा होगा। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ dl होगा, dl बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा होगा। डायरेक्टली रिलेटेड टू साइन थीटा होगा, ठीक है, और डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/r² होगा। डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा मैग्नेटिक का जो इफेक्ट होगा वो कम होता जाएगा। और अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को मिला दें तो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/dl साइन थीटा अपॉन r², ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। यहां पर हमें अगर इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो मुझे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है ये हटाना पड़ेगा। इसको हटा के मैं लिख लूंगा कांस्टेंट k I/dl साइन थीटा अपॉन r²। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो k आ गया, और ये जो k है इसकी वैल्यू फिक्स होती है μ0 अपॉन 4π इंटू नहीं है, μ0 अपॉन 4π, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। ये k की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, इस पे हमको ध्यान देना है। अब इसी के बेसिस पे, इसी फार्मूला को यूज करके एज ए बेसिस हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूला ड्राइव किए थे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है। इसी फार्मूला को यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो लॉन्ग वायर होता है उसके कारण डिराइव किया था। हम लोगों ने सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिराइव किया था। सर्कल के एक्सिस पे जो होता है वो भी डिराइव किया था।
आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लो बच्चों, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से साफ साफ। इसके बाद हमारे को करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, कोई ऐसा कोई सर्कल है, कॉइल है, इसमें करंट ट्रैवल कर रहा है, ये रेडियस है R। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R, ठीक है। और अगर सर्कल नहीं हो, आर्क हो, आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, ये कोई आर्क है, इसमें भी करंट जा रहा है, तो इसके कारण बोला जाएगा फाइंड दी, ठीक है, बोला जाएगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे म्यू नॉट I थीटा, ये जो एंगल है थीटा अपॉन 4 पाई R, किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए, ये माइंडेड। थीटा को हम लोग हमेशा पाई के टर्म में लिखेंगे, डिग्रीज में नहीं लिखेंगे बच्चों, सो बी केयरफुल। एक हमारे पास फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, सर्कुलर कॉइल के कारण उसके एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है, वो भी एक फार्मूला है। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है ऐसा, इसके सेंटर डिस्टेंस x पे, ये डिस्टेंस x है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ मुझे फाइंड करनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। करंट इसमें जा रहा है ऐसे ऐसे I, ये करंट है इसमें, और इसकी जो रेडियस है वो R है, और पॉइंट P पे वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे बायट-सवार्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे को जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है म्यू नॉट I रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, दिस इज द फार्मूला। इसमें कभी कभी n टर्न्स की अगर बात होती है तो आप n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न n, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने अभी बायट-सवार्ट्स लॉ से रिलेटेड ही चीज़ें की हैं, सारे जो फार्मूले हमने देखे हैं बायट-सवार्ट्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट है जो जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, कि जब हम लोग, आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा, दिस इज DL, दिस इज दिस, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं वो एंगल थीटा पे निकालते हैं, राइट। थीटा कैन बी एनी वैल्यू। अगर मान लो ये जो लाइन है ये घूम के बिल्कुल इसके सीधे में आ गया, बिल्कुल इसी लाइन में आ गया, वायर के लाइन में आ गया, तो थीटा तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये था। तो हम लोगों ने इसको घुमाया है और थीटा को 0 किया है, यानी कि जब अलोंग द लाइन की बात होगी, इसी वायर के आगे पीछे, इसी वायर के लाइन में अगर हम लोग रहेंगे तो थीटा तो 0 लेनी पड़ेगी, और जब थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, यानी कि वायर जिसमें करंट है उसके लेंथ के लाइन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसके चारों ओर तो होगा लेकिन इसके लाइन में नहीं होगा। ये आप पॉइंट को नोट करना है बच्चों। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे को पढ़ना है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। कोई भी ऐसा चार्ज पार्टिकल हो जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आ गया हो तो क्या उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किस कंडीशन में लगेगा, नहीं लगेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बच्चों ध्यान रखना है। जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें 3 वेक्टर की बात होगी, फोर्स,
वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यही कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, क्योंकि वेक्टर में हम लोगों ने यही सीखा है, जब भी क्रॉस वाला वेक्टर होगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख के वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्रॉस को हटाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया हमारे लिए। इसमें भी बहुत सारे केसेस डिस्कस करने होते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं। केस 1, इफ वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो कहीं घूम नहीं रहा है, एक जगह रखा हुआ है, रेस्ट पे है। जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो V जीरो, और यहाँ V जीरो डाल देंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। बढ़िया, तो मुझे मिल गया फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फोर्स जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो फोर्स जीरो होगा। इस पे भी बहुत सारे MCQs बन चुके हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड जीरो। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है बच्चे, सो बी केयरफुल। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं था बच्चों। हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें चार्ज पार्टिकल आप डाल दो तो दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, केस 2 की अगर हम लोग बात करें, अगर देखें वहां पर इफ वेलोसिटी नॉट जीरो, इस बार वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उस केस में क्या होगा, साइन यहाँ पे हमारे पास है ना, साइन फंक्शन है, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, फोर्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। सो दिस इज फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, केस 3, जब हम केस 3 की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे पास थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास वेलोसिटी कैसा होगा, ऐसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। यहाँ जो थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही तो है। ठीक है, 0 हो गया तो साइन 90 यहाँ हो गया मैक्सिमम वैल्यू, आपको दिख रहा है ना बच्चों, साइन 90 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस केस में। तो क्या लिखेंगे, फोर्स मैक्सिमम, BQV लिखेंगे, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग। और इस केस में सर्कुलर मोशन होता है ऑलवेज, जब भी थीटा 90 डिग्री होगा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। V क्रॉस B, जब हम लोग V क्रॉस B निकालेंगे, मान लो वेलोसिटी इधर है पैरेलल टू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है पैरेलल टू द बोर्ड, तो जो नया वेक्टर आएगा फोर्स वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड से। ठीक है, वेलोसिटी को बेंड करेंगे हम लोग B की तरफ, थंब देखो मेरा, ये थंब अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि ये अंदर की ओर जा करके सर्कुलर वे में मूव करेगा। ठीक है, बोर्ड के अंदर जाएगा वो चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग लिख सकते हैं BQB इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए बच्चों, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने किया है क्लास 11th में, वहां पे हम लोगों ने देखा है कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो वहां सेंटीमीटर फोर्स होगा। सो सेंटीमीटर फोर्स दे कौन रहा है, BQB इज द सेंटीमीटर फोर्स, सो वी कैन राइट mv²/r। V और ये V खत्म, यहां से हम लोग रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन निकाल सकते हैं, mv/bq। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बार बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल में भी, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। छोटा सा डेरिवेशन है कि रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, ये सबको आनी चाहिए। तो देख लो रेडियस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल,
है ना। हर एक फॉर्मूले का मतलब आप समझ जाओ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, तो मालूम पड़ जाता है कि रेडियस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल की चार्ज ज़्यादा है, हेवी चार्ज है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज की, तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है। अगर उसकी मास और वेलोसिटी का फैक्टर ज़्यादा है, मोमेंटम हो गया, ये मोमेंटम से भी रिलेट कर देते हैं, जिसको मोमेंटम अपन BQ लिख सकते हो। जिसकी मोमेंटम ज़्यादा है, कीपिंग BQ कांस्टेंट, उसके लिए रेडियस ज़्यादा होगा। अब सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में बहुत बार टाइम पीरियड आ जाता है कि टाइम पीरियड निकालो सर्कुलर मोशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड क्या लिख लेंगे, 2πr अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा टाइम, r हो जाएगा mv/bq, ये हो गया 2πm अपॉन bq। ये तो हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मास, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। अब टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी होता है, और ये मुझे मिल जाएगा BQ अपॉन 2πm। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास, वही होगा जो टाइम डिपेंड कर रहा है। तो हर एक फॉर्मूला को अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं MCQ में, ऑन व्हाट फैक्टर टाइम डज नॉट डिपेंड। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, रेडियस, मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको तो यहाँ फॉर्मूले में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टाइम के फॉर्मूले में कौन कौन सा फैक्टर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे तो रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ तो हमारे को वेलोसिटी भी इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है बच्चों, तो आपको फॉर्मूले को गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर एक टर्म्स को समझो, कौन किस पे क्या डिपेंड कर रहा है, किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे इनवर्सली रिलेटेड है। वंस यू नो द फॉर्मूला, आपको तो बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी किया हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें एक डेरिवेशन है, वो शायद पहले मिस हो गया है, उसको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास एक मैंने लिया हुआ है एक ऐसा वायर, मोटा वायर मान लो, मोटा वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, वायर तो सिलिंड्रिकल ही लेते हैं। हमारे पास ऐसा वायर है, ये सॉलिड है, मतलब इसके अंदर भी मास है, सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है। इसकी जो रेडियस है वो r है, और करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर। लिख लो, करंट इज यूनिफॉर्मली distributed across the cross section। ठीक है, across the cross section। तो जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, तो हमें यहां पर अब 3 केसेस लेने हैं, ध्यान से देखना है बच्चों। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस वायर, यहां पे एक पॉइंट P लेना है मुझे, डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P हमने लिया है, और इस पॉइंट पे बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ हेल्प करेगा टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ किसी क्लोज लूप में ही वैलिड है। ये हम लोगों ने पहले देखा है फॉर्मूला, आप लोग नोट से एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फाइंड करनी पड़ेगी, करंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम लोग
चूज कर लिया पहले हम लोगों ने एम्पीरियन लूप, इसके लिए अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू, यहां लिखो आप अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ। फॉर्मूला क्या होता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये होता है। अब हमारे को पता करना है इसके अंदर करंट है कितना, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन में जो करंट है ना वो है I, ये है करंट। तो पाई आर स्क्वायर, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट है I, हमारे को मालूम करना है पाई एक्स स्क्वायर में, पाई एक्स स्क्वायर में, पाई एक्स स्क्वायर में। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा लिया हम लोगों ने, इतने एरिया में पूरा करंट आई, यूनिट एरिया में इतना करंट, तो पाई एक्स स्क्वायर में कितना, इतना होगा। यहां से पाई पाई हट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस वन, दिस इज द करंट, सॉरी एक सही है, आई सॉरी गड़बड़ हो रहा है, हो पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बढ़िया है। ये करंट मेरे को किस में मिला है, रेडियस एक्स में मिला है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, अब एम्पियर सर्किटल लॉ में ये करंट की वैल्यू डाल देंगे, बी इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई आर मिलेगा, 2 पाई एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से x और ये x कट हो गया है, तो मुझे क्या मिलेगा बी, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला आपको। यहाँ पे x वेरिएबल है, माइंड इट, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख सकते हैं b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बाकी सब तो कांस्टेंट है, करंट है लेकिन कांस्टेंट है, रेडियस r भी कांस्टेंट है, सो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, x की वैल्यू छोटी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आ जाएंगे r इज इक्वल टू एक्स, इस x की वैल्यू को बढ़ा के हम लोग सरफेस पे ले आए। आप ये कह सकते हो ये केस 2 कर रहे हैं हम लोग, इसी डेरिवेशन में केस 2। केस 2 में क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन r इज इक्वल टू एक्स, तो कर लेते हैं r इज इक्वल टू एक्स के लिए केस। फाइंड magnetic field on the surface of the wire, on the surface of the wire। जब हम सरफेस पे आ गए दैट मीन्स r इज इक्वल टू एक्स। फिर से वही बात, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम लोग इस बार ये वाला सर्कल ले लेंगे, एम्पीरियन लूप ले लेंगे, इसके अंदर तो करंट वही होगा जो ओरिजिनली था, यानी कि मैं सीधा सीधा लगाने जा रहा हूं एम्पियर सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, आई तो आई रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा मेन सरफेस पे इनक्लोज हो गया, सो बी इंटू डी एल, ये हो जाएगा पूरा 2 पाई आर, 2 पाई आर, बस हो गया। है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, सरफेस पे आ गए। अब तीसरा केस भी करना है इसमें कि व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस, बाहर आ गए, यहाँ पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप ले लेंगे ऐसा। ठीक है, तो कुछ तो नहीं करना है,
ये हम लोगों की x की वैल्यू है जो वेरी कर रही है बार बार। पहले अंदर x की वैल्यू कितनी थी, r से कम थी। व्हेन r इज इक्वल टू x हो गया तो दूसरा केस मिल गया। व्हेन r इज ग्रेटर देन x, सॉरी x इज ग्रेटर देन r, तो तीसरा केस मिलने वाला है। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो बाहर भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। यहां फाइंड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, b वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो हम लोग यहां लिखने वाले हैं b इंटू 2πx, बाहर आ गए 2πx, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो b मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πx। अब यहां पे क्या है, b इनवर्सली रिलेटेड टू x है। ठीक है बच्चों, यानी कि कर्व मिलने वाला, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। केस 1 में हमारे को क्या मिला था, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, और केस 3 में क्या मिला है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बस फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखो, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज b मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज x इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस। तो पहला हमारे को मिला था स्ट्रेट लाइन, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा। ये कब हो गया पॉइंट, ये पॉइंट ले लेंगे व्हेन r इज इक्वल टू x, बिल्कुल बाउंड्री पे, सरफेस पे। इसके बाद क्या होगा, इट कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये तो कर्व है ना। केस 1 और केस 3 ये, केस 2 तो ये कांस्टेंट है पूरा, maximum magnetic field on the surface and then keep on decreasing this way। ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, प्लीज 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 मेक ए नोट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हमारे पास ऐसा था ना सोलेनॉइड, ये, तो इसमें क्या था, करंट था ऐसा जाने वाला। तो किसी भी लूप में, कंडक्टर है, वायर है, किसी भी लूप में करंट अगर हम लोग भेजेंगे तो वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस वे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वी गॉट, ऐसे ऐसे ऐसे, वी गेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला किया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये जो स्मॉल n है ये होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। हो सकता है सोलेनॉइड कुछ लेंथ गिवन हो ना सोलेनॉइड की, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट एस, या तो स्मॉल n आई लिख लो, नहीं तो ये लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी को अगर हम लोग जोड़ दें, ये क्या है, ये हमारे पास है सोलेनॉइड, इसके दो एंड को अगर ऐसे जोड़ दें तो ये गोल वाला सोलेनॉइड बन जाएगा ना, सर्कुलर सोलेनॉइड, उसको बोलते हैं टोरॉइड। चलो इसका नाम लिख लेते हैं पहले, दिस इज सोलेनॉइड और दूसरा हो जाएगा टोरॉइड, ऐसा। इसमें भी करंट घूमता रहेगा, इसकी कुछ रेडियस होगी। हमने यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन ले लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को वैलिड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं, हम एक सर्कल ले लेते हैं ऐसा, और इसके अंदर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला इसके लिए भी सेम होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, इसमें लेंथ कितना होगा, 2πr होगा, तो ये 2πr लिखते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसी को तो स्मॉल n लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट एन आई, दिस वन, है ना बच्चों, आसान है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे आप फेंक दोगे, छोड़ दोगे, वेलोसिटी देके देनी पड़ेगी तो फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, चार्ज पार्टिकल है, हमने ऐसे फेंका है विद सम वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये फोर्स लगेगा, डिपेंडिंग कि क्या एंगल आपने फेंका है, उस एंगल पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना वेलोसिटी के फोर्स नहीं लगता है मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है बच्चों, इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, क्या वर्क डन कुछ होता है या नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। देखो बच्चे, हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर उसके फॉर्मूले में छुपा होता है। तो अब चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की बात हो रही है, तो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को लेके हमारे पास एक फॉर्मूला तो है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। एफ वेक्टर अभी किया हम लोगों ने, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये एक्चुअली बड़ा सेक्शन है, ये बार बार मिल सकता है, बहुत सारे केसेस में मिल सकता है, तो इसको मास्टरी करना समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फोर्स इज फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो जब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी कि dW/dt, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। dW मीन्स स्मॉल वर्क डन, तो वर्क डन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, फोर्स वेक्टर डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत ही सिंपल है, अपॉन dt। अब dx/dt क्या होता है, ये भी बार बार पढ़ा है हम लोगों ने, वेलोसिटी होता है। तो फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मिल गया मुझे, बढ़िया है। ये पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क मुझे मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। तो ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला मेरे को मालूम है। अगर मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर में लिखूंगा तो फार्मूला मुझे क्या मिलेगा, फोर्स वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा तो 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा कॉस 90 जीरो हो जाता है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है बच्चों, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है उस पर कुछ चेंज ही नहीं आने वाला, उस पर कुछ काम नहीं। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कांस्टेंट। क्यों लिखा है कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। उस पर जब कोई काम ही नहीं होगा तो उसकी एनर्जी क्यों चेंज होगी। मैं अगर दौड़ रहा हूँ, मैं अगर कुछ काम नहीं, मैं अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने एक बॉल फेंका है अगर, तो उस बॉल की स्पीड कोई कम करने वाला है, ज़्यादा करने वाला नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है, यानी कि वो बॉल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से जाता रहेगा। लेकिन अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन है तो उसको रोकेगा, अपोज करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो हो रहा है, कोई फैक्टर। हाँ बच्चों, आगे हम लोग देखने वाले हैं ये जो चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है कांस्टेंट है, इसका आंसर तो आपको मिल गया। दूसरी बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि किस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल हेलिकल वे में घूमता है, हेलिक्स कब बनाता है। ये हमने अभी देखा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q इंटू वी क्रॉस बी, ये लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी। और जब हेलिकल वे की बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई एक्यूट एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई एक्यूट एंगल है, तो उस केस में क्या होगा, दिस वेलोसिटी विल हैव टू कंपोनेंट्स। एक तो हो जाएगा v cos थीटा और एक ये हो जाएगा v sin थीटा, टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी कि ये आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ये, इट विल मूव लाइक दिस। तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एंड्स है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्रिकेट खेलने वाली पिच नहीं है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एंड पिच बोलते हैं। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स।
इस पाथ को बोलेंगे हेलिक्स। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हेलिकल वे में मूव करने के लिए व्हाट इज द कंडीशन। तो एक्यूट एंगल पे ध्यान देना है बच्चों। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है एक्यूट। एक्यूट अगर रहेगा तो ऐसा होगा। तो हमारे को जो ये मिलने वाला है ये रेडियस आर 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 ये मिलता रहेगा। तो पिच क्या है? पिच इज समथिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पिच के लिए? v cos थीटा इंटू टाइम t। कुछ टाइम लगता होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। इसको एक्चुअली टाइम पीरियड बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। रेडियस क्या होगा? रेडियस इज समथिंग वर्टिकल, तो उसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ v sin थीटा इंटू टी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ भी t वही होगा, टाइम पीरियड होगा। तो इस आप ध्यान देना इस फैक्टर्स पे कि पिच कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो प्लीज़। मैग्नेटिक फील्ड में एक डिवाइस भी हमारे को करना है, दैट इज MCG, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, है ना। इसको मैंने लिखवा रखा है बच्चों नोट्स काफ़ी अच्छे से, उसको ज़रूर रीड करना। और उसमें जो फार्मूले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है जो टॉर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो MCG करने के पहले आपको टॉर्क वाला भी आपको देखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉर्क वाला भी कर लेते हैं। टॉर्क ऑन द कॉइल। मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसा। ठीक, तो करंट की वजह से इसमें टॉर्क लगने वाला है। इस कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये कॉइल रोटेट करता है, ऐसा देखा गया है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल में। तो कॉइल को एक्चुअली अगर हम लोग किसी वायर से ऐसे टांग दे, वायर ऐसे ले लो और ऐसे टांग दे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? कॉइल विल रोटेट। तो ये रोटेशन के लिए क्या, कहाँ से टॉर्क आता है ये हमें देखना है। क्योंकि जब फोर्स एग्जर्ट होगा किसी कॉइल पे तो एक्सिस के अबाउट में फोर्स लगेगा, तो टॉर्क उसको रोटेट करेगा। तो उस टॉर्क की डेरिवेशन करनी जरूरी है। तो अगर आप साइड से देखोगे, अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे ये लाइन दिखेगी। तो उस लाइन को हम लोग ऐसे साइड से देख रहे हैं। आप इमेजिन कर लो, दिस इज वन साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर, क्योंकि बाकी का पोर्शन बोर्ड के पीछे है। लेंथ हमारे सामने दिख रहा है, बाकी का पोर्शन रेक्टेंगल का बोर्ड के पीछे है। इमेजिन करनी पड़ेगी बच्चों, इमेजिनेशन चाहिए। ब्रेथ भी इधर है, ब्रेथ भी इधर है, बोर्ड के पीछे है दोनों, और बोर्ड के पीछे लेंथ है, एक लेंथ वाला एक और फैक्टर मिलेगा मुझे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट है इसमें ऐसे करंट जाएगा, ब्रेथ में जाएगा, फिर दूसरे लेंथ में जाएगा बोर्ड के पीछे, फिर ऐसे आएगा एंड इट विल कीप रोटेटिंग लाइक दिस। तो आप एक मान के चलो, ऊपर में आपके पास जो ब्रेथ है वो ऐसा है, दिस इज द ब्रेथ, ये लेंथ है, इसमें करंट जाएगा अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन दिस वे। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। फोर्स वेक्टर क्या होता है? IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने की हुई है, इसको जरूर नोट डाउन करना बच्चा। IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो IL वेक्टर अंदर की तरफ है, B वेक्टर इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ऐसे राइट हैंड को इस्तेमाल करते हैं, IL की तरफ रखेंगे राइट हैंड, फोर फिंगर इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट वाला वेक्टर। ऐसे बेंड करेंगे, थंब ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये जो ब्रेथ है इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, करंट इधर, और नीचे वाले ब्रेथ में करंट इधर है, अपोजिट है ना। दो ब्रेथ है मेरे पास,
दोनों में करंट ऑब्वियसली अपोजिट होगा, एक में ऐसे जाएगा तो दूसरे में ऐसे आएगा, यानी कि जो नीचे वाला ब्रेथ है उस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। अब ये क्या होता है, ये जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बन गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कपल। ये टर्न कर देता है कॉइल को, टॉर्क लगाता है कॉइल में और कॉइल को टर्न कर देता है। ठीक है बच्चों, तो हमको फाइंड करनी है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, देखो दोनों फोर्स इक्वल है ना, एक फोर्स लेते हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने क्या किया, मैंने इसको बेंड ऐसे ऐसे आगे तक ले गया, दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टॉर्क का यही फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फोर्स हमारे को मालूम है बी आई इंटू बी, ब्रेथ पे हम लोग निकाल रहे हैं ना, ब्रेथ था ऊपर, फोर्स हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है। ध्यान से देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां भी तो थीटा ही होगा ना, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको x फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन l, तो x मेरे को मिल जाएगा l cos थीटा, x की जगह लिखूंगा l cos थीटा, यानी कि बी आई बी l cos थीटा हो गया, टॉर्क आ गया। छोटा सा तो डेरिवेशन है बच्चों वाला। अब लेंथ इनटू ब्रेथ को हम लोग लिख लेंगे एरिया। एक चीज और ध्यान देनी है, हो सकता है इसके पास n नंबर ऑफ टर्न भी हो, ऐसे ऐसे, तो हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। ठीक है, थीटा, बहुत सारे बच्चे थीटा लिखने में ही गलती कर देते हैं एग्जाम में। थीटा को यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ये कह लो प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, थीटा चलेगा प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये हो गया, इसको याद करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। पहले लिख लो बी आई एन ए, बीना याद कर लो, इसमें कॉस थीटा डाल दो, बीना कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, बीना कॉस थीटा अच्छा वर्ड है, याद हो गया। यहाँ पे थीटा आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ से एक वर्ड और दूसरे टर्म में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न इनटू एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों बोलते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर टर्म आया है आईएनए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वर्ड कहां से आया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे पास यहां पे आया था कि कोई भी कॉइल हो बच्चों, अगर उसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने उसको डाल के रखा हुआ है, तो हमें ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर उसके अंदर आ जाती है, कॉइल के अंदर। ठीक है, कॉइल अगर सर्कुलर है या कोई भी शेप का हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, उसमें अगर करंट है तो उसके पास थोड़े टाइम के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था प्लस क्यू माइनस क्यू मेक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली
जिसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा उसके पास भी होगा मैग्नेटिक डाइपोल। मान लेते हैं ये कि हमारे पास है रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लिया हमने, तो करंट इसमें जाएगा। करंट इसमें अगर क्लॉकवाइज होगा तो अपना ये इस फेस को बना लेगा साउथ पोल और बैक वाला फेस बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल इसके पास डेवलप हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, करंट अगर मान लेते हैं इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ पोल जब बन गया तो बैक वाला बन जाएगा साउथ पोल। तो दोनों पोल डेवलप हो गया इसके पास, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं INA को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको लिख लो बच्चों, इस फॉर्मूले को भी लिख लो। इस फॉर्मूले में एक चीज और है, एरिया वेक्टर जब हम बात करते हैं बच्चों, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर ये थीटा है, ये अगर मैं अल्फा ले लूं तो थीटा प्लस अल्फा पूरा 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से थीटा क्या मिलेगा, 90 माइनस अल्फा मिलेगा। तो यहां मैं थीटा की जगह लिखूंगा 90 माइनस अल्फा। तो कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं टॉर्क बीना साइन अल्फा। दोनों ही फॉर्मूला सही है, लेकिन मैं दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर ये वाला अल्फा एंगल आ गया, दैट मीन्स एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आ गया, तो आप घबरा जाओगे, अरे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं है, सर ने तो पढ़ाया है प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सब कुछ बताऊं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बिना साइन अल्फा हो गया। अब INA को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लिख सकता हूं, INA कैपिटल M। तो कैपिटल MB साइन अल्फा हो गया, कैपिटल MB साइन अल्फा हो गया ना टॉर्क। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, M वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत सारे फॉर्मूले बन गए ना, एक ही फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें बन गई। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा हमने M घुसा दिया, चौथा ये वेक्टर फॉर्म में बन गया। तो हमारे को सारे फॉर्म मालूम होने चाहिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म भी, स्केलर फॉर्म भी, है ना। ये हो गया टॉर्क ऑन द कॉइल। आप लोग लिख लो बच्चों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कर लेंगे MCG थोड़ा बता दूंगा, इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसमें फॉर्मूले क्या इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेंगे MCG के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। वैसे मैंने लिखवाया हुआ है तो, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं तो शॉर्ट में बता देता हूं। MCG मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। हाँ बच्चों, दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ये फिगर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक्सप्लेन भी किया था मैंने, प्रिंसिपल, फार्मूला, सब कुछ। तो आप लोग दोबारा देख सकते हो, आपके नोट्स में भी ये होगा, आपके बुक में भी होगा। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा के कुछ समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको रिमाइंड हो जाएगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देयर आर 2 मैग्नेट्स इन दिस। और ये कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर है ये, इसके ऊपर ये वायर ऐसे ऐसे लपेट दिया गया है, नीचे स्प्रिंग है और ये एक वायर है, ये मिरर है, और यहाँ से इसको स्क्रू से टाइट किया गया है। दिस इंटायर थिंग इज इनक्लोज्ड इन ए ग्लास बॉक्स, ताकि इसका एयर से कोई कनेक्शन ना हो, मतलब एयर की जो चीज़ें हैं वो इसको डिस्टर्बेंस ना मिले, इसीलिए दिस इज इनक्लोज्ड। तो इसमें क्या होता है कि करंट जब पास करेगा इस कॉइल में, दिस कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। दिस इज द प्रिंसिपल। करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ये घूमने लगता है। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो मैग्नेट लेते हैं ये काफ़ी कर्व मैग्नेट लेते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बन रहा हो बिल्कुल 90 डिग्री टू द कॉइल बने,
क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। टॉर्क हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन अल्फा। अल्फा बोलो थीटा बोलो, वो एंगल ही है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो अगर 90 डिग्री है, अगर अल्फा 90 डिग्री है तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम बीना, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क होता है वो जो इसको रोटेशन में लाएगा टॉर्क। तो इस रोटेट होने की वजह से ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये भी रोटेट करने लगता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो ट्विस्ट एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो ट्विस्ट होगा, उसके बाद वो वापस घूमना चाहता है, वो फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाएगा। ये लगाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, कॉइल लगाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं K इंटू थीटा। थीटा इज द टोटल ट्विस्ट इन द वायर। अब जब इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों रुक जाएंगे, यहाँ कॉइल है, यहाँ ये वायर है, दोनों रुक जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग बैक। तो जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो वी कैन राइट बीना इज इक्वल टू के थीटा, और वी कैन से आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन बी एन ए, ये लिख सकते हैं करंट। अब यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट एंड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम होगा इसमें एमसीजी में। डिफ्लेक्शन ज़्यादा का मतलब समझ जाएंगे करंट इसमें ज़्यादा होने वाला है या ज़्यादा हो चुका है। गैल्वानोमीटर कांस्टेंट याद रखना K अपॉन बी एन ए। अब हम लोग इसमें यह भी पढ़ना है कि गैल्वानोमीटर को हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, इसको पहले कुछ समराइज कर लो, कुछ छोटा नोट्स बना लो। इसमें थोड़ा कर लेते हैं करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसका ये फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। करंट सेंसिटिविटी होता है IS, दिस इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, मतलब एम्पियर अपॉन डिग्री, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, V अपॉन थीटा, वोल्टेज पर यूनिट डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। V को हम लोग IR भी लिख सकते हैं, ठीक है। I अपॉन थीटा को हम लोग IS भी लिख सकते हैं, तो IS इंटू R, ये फॉर्मूले भी लिख लो बच्चों, काम आ सकते हैं। बोला जा सकता है कि फाइंड द करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके आगे कर लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। हमारे पास ये गैल्वानोमीटर है, ये शॉर्ट में ड्रॉ कर दिया हमने गैल्वानोमीटर, और इसके पैरेलल में हम लोगों ने लगा दिया है करंट R, सॉरी रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस R, इसको हम लोग शंट भी बोलते हैं। तो ये वर्ड सुन के घबराना नहीं, शंट इज नथिंग बट ए स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, ताकि ये एमीटर बन जाए। ये पूरा एमीटर बन चुका है बच्चों, दिस एंटायर थिंग इज एन एमीटर। दिस वन करंट यहाँ पे आएगा तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दिस इज मान लो I1, इधर चला जाएगा I माइनस I1, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। सो वी कैन राइट I1 इंटू R इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू G। दिस वन, दिस इज द ओनली इक्वेशन वी हैव फॉर दिस। और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। ये है एमीटर, ठीक है बच्चों। गैल्वानोमीटर को हमने एमीटर बना दिया है, पैरेलल में लगा के ध्यान में रखना। अब बोलोगे पैरेलल में क्यों? देखो एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, और इसका मतलब ये हो गया करंट को मेजर करना है, यानी कि इट शुड अलाउ मैक्सिमम करंट, इसको अपने अंदर मैक्सिमम करंट लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। और जब हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम हो जाता है, यानी कि अब ये ज़्यादा करंट एक्सेप्ट कर सकता है, और जितनी ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा उसकी वैल्यू बता देगा। लो भैया मेरे पास इतनी वैल्यू है, ठीक है। करंट कम जाएगा तो कम रीडिंग दिखाएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा। दैट्स वाई बच्चों। आगे वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे हम लोग? वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वानोमीटर के सीरीज में हम लोग लगा देंगे बिग रेजिस्टेंस, ऐसा, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। करंट यहाँ से जाएगा और ऐसे ही जाके बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। सो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वोल्टेज रीडिंग वो लिखेंगे V इज इक्वल टू
I इंटू आर। आर का मतलब बच्चों ये टोटल रेजिस्टेंस है, आर टी नाम दे दो। टोटल, टोटल मीन्स गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पे कैपिटल जी। कैपिटल जी कुछ नहीं है बट गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जी, दिस वन। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लो। इस पे आप लोग न्यूमेरिकल्स करके देख सकते हो, हमने पहले भी किए हुए हैं सॉल्व एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल मैं और बता दूंगा, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, इसके बाद हमारे को एक पॉइंट और कर लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम एटम के डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो एटम में जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, वो आखिर होगा क्यों? इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का मतलब होगा चार्ज का मोशन का होना। चार्ज का मोशन जहाँ भी होगा बच्चों, करंट तो वहाँ आएगा, तो उस करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा और वहाँ पर आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। दिस इज एन एटम, ये एटम है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग लाइक दिस, दिस इज द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से ये मूव करेगा। तो सीधी सी बात है, ये मूव करेगा तो करंट होगा। तो करंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बिल्कुल क्लास 10th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो यहाँ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। न्यूक्लियस में तो खैर न्यूक्लियस की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से तो मूवमेंट कुछ होता नहीं है, मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा स्मॉल ई से दिखाते हैं, आपको बुक में भी स्मॉल ई ही मिलेगा। टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द टाइम, और वी कैन से EV अपॉन 2 पाई आर। ये करंट मिल गया मेरे को। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? करंट इंटू एरिया होता है। यहाँ कोई कॉइल तो है नहीं जो मैं नंबर ऑफ टर्न भी लगाऊं, तो ओनली करंट इंटू एरिया। करंट मेरे पास हो गया EV अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कट हो जाएगा, ये आपको मिल गया EVR अपॉन 2। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बच्चों, चार्ज वेलोसिटी रेडियस अपॉन 2, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको बहुत बार बोला जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम बेटे आप लोगों ने क्लास 11 में देखा होगा, पढ़ा होगा। किसी भी पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR होता है। और अभी अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड किया है EVR/2। इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2। तो मुझे क्या मिलेगा? L/m। VR कट जाएगा, ME/2। ठीक है, VR कट, ME/2। सॉरी 2m/e। 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, 2m/e। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल, मेक ए नोट ऑफ इट।